Assalamualaikum aspirants. In past paper 2020 gender studies, we are going to discuss our question paper. First question MCQs, and then in second question we have gender has multiple meanings. How do you deconstruct the word gender? ठीक है जी, जेंडर के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, काफ़ी मीनिंग्स में आता है। तो आप जो वर्ड जेंडर है उसे किस तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसको ये उसके जो मीनिंग्स हैं कि एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है, जो हम जेंडर स्टडीज़ में वर्ड जेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके एक्चुअल मीनिंग आप किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन। जो टर्म है हमारे पास जेंडर वो एक्चुअली इवॉल्व हुई है सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जेंडर का। ट्रेडिशनली जेंडर जो है वो एक बाइनरी कंसेप्ट के तौर पे ही अंडरस्टैंड किया जा सकता था, और सोलरली जो है इसे बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का उसके साथ इसे रिलेट करते थे। लेकिन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज को अगर देखा जाए तो वो जेंडर को एक डीकंस्ट्रक्ट करती हैं, इस टर्म को, उसको एक सोशली कंस्ट्रक्टेड के तौर पे लेती हैं, जो कि सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ नेचर, नर्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस की हेल्प से। ठीक है जी। अगर हम जेंडर को एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट चेक करें तो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर actually begins with recognizing that it is not purely biological but socially and culturally constructed। तो जेंडर को अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो जेंडर को बायोलॉजिकल नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि जो सोशली या कल्चरली कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है जी। अनलाइक सेक्स, सेक्स जो है वो जैसे ये कि मेल या फीमेल जो एक बायोलॉजिकली जो आप डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन सोशली अगर हम कहें तो जो एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर्स या रूल्स जो कि जेंडर के फिक्स्ड हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या सोशल कंस्ट्रक्शन के तौर पे, जो कि एज ए किसी के इंडिविजुअल को असाइन कर देते हैं एज परसीव सेक्स। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सोसाइटी को देखें तो वो ऑफन विमेंस को एसोसिएट करती है कि उसे केयर गिविंग रोल्स करने हैं, जबकि मेन जो हैं वो उन्हें लिंक किया जाता है लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग रोल्स की तरफ। तो सोशल कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो जेंडर इस तरीके से डिकंस्ट्रक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, अ प्रोमिनेंट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है, ये आर्ग्यू क्या करते हैं कि जेंडर जो है वो परफॉर्मेटिव है, मीनिंग इट इज़ नॉट एन इनहेरेंट आइडेंटिटी। ये एक इनहेरेंट आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि समथिंग दैट इंडिविजुअल परफॉर्म्स। कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है कोई एक्शंस को अपने रिपीटेड एक्शन से, लैंग्वेज से या बिहेवियर से, तो वो जो है जेंडर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बटलर जो जेंडर है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है एक एनेक्टमेंट को, कल्चरल नॉर्म्स की, एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है जी। जेंडर एंड पावर डायनामिक्स। जेंडर को अगर हम पावर डायनामिक्स के लिहाज से चेक करें तो जो पावर रिलेशंस हैं उनके साथ काफ़ी क्लोजली टाइड अप है। मेंस को ये प्रिविलेज है कि उनकी एक अथॉरिटी या उनकी पोजीशन ऑफ पावर होती है जो कि सब्जुगेट करती है वुमेन को, और दूसरी तरफ जो वुमेन का रोल है वो एज ए आप केयर गिवर के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है जी। कि वुमेन जो है वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि वुमेन्स ऑटोनॉमी को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। माइकल फैकल्ट्स की थ्योरी को देखें पावर एंड नॉलेज की, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करती है अंडरस्टैंडिंग जेंडर की। क्या आर्ग्यू करते हैं कि पावर एक्चुअली इज नॉट ओनली हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स बट इज एम्बेडेड इन सोशल इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। पावर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के पास उसका होल्ड नहीं है, बल्कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या लैंग्वेज हैं, डिस्कोर्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली एम्बेड होती है। ठीक है जी। और जेंडर रोल्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, मेंटेन होते हैं वेरियस फॉर्म, सोशलाइजेशन, मीडिया, एजुकेशन और लॉस के थ्रू। जेंडर एज ए स्पेक्ट्रम अगर जेंडर को चेक करें, वन ऑफ द की डेवलपमेंट डिकंस्ट्रक्टिंग जेंडर इज द रिकॉग्निशन दैट जेंडर इज स्पेक्ट्रम नॉट अ बाइनरी। जेंडर को स्पेक्ट्रम के तौर पे लेते हैं, एक बाइनरी के तौर पे नहीं लेते। मीन्स इट्स नॉट अ सिंगल परस्पेक्टिव बट बल्कि ये जेंडर जो एज ए स्पेक्ट्रम या मल्टीपल परस्पेक्टिव्स में आप जेंडर को एक्नॉलेज कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जो नॉन बाइनरी हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हो गए, जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज़ हैं जो कि एक कॉन्वेंशनल कैटेगरीज मेल और फीमेल के बियॉन्ड वर्क कर रही हैं या उनके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी ऑब्वियसली मौजूद हैं, तो वो भी जेंडर में मौजूद हैं। तो जेंडर को एज ए स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है, नॉट अ बाइनरी। और जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई है वो नहीं हो पाते हैं एज ए मेल या फीमेल के तौर पे। ठीक है जी। तो ये चैलेंजेस एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं जो फिक्स जेंडर रोल्स के हवाले से उनको चैलेंज करता है और हाईलाइट करता है एक ब्रॉडर इनकल्सिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर को, कि जेंडर में जस्ट मेल और फीमेल भी फीमेल नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत से नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जेंडर एंड इंटरसेक्शनैलिटी।
इंटरसेक्शनैलिटी के फ्रेमवर्क के तौर पे किस तरीके से इसमें जो किम्बर्ले क्रेंशॉ हैं इनकी स्टेटमेंट आती है जो कि एम्फेसाइज करते हैं कि जेंडर एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये इंटरेक्ट करता है दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी को, जैसे रेस है, क्लास है, सेक्सुअलिटी और एबिलिटी को. अ ब्लैक वुमेन फॉर एग्जाम्पल may experience gender-based discrimination differently from a white woman due to the compounded effects of both gender and racial inequality. Gender racial inequality की वजह से एक black और white woman के अंदर दरमियान जो वो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करनी पड़ेगी. तो ये जेंडर इंटरसेक्शनलिटी क्या कहती है कि जेंडर को एक्चुअली में अपनी जो सेक्सुअलिटी या एबिलिटी या रेस या क्लास के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. मीन्स इंटरसेक्शनलिटी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आती है. इन कंक्लूजन जो वर्ड जेंडर है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज ए फ्लूइड या मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट के तौर पे, जिसे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल फोर्सेस जो है वो उसको फेस उसको एक आप कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर बना रही हैं या उसको शेप अप कर रही हैं. और जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है या दोनों तरीके से परफॉर्म या कंटेस्टेड तौर पे ले सकते हैं, और इसका मीनिंग जो है वो अक्रॉस टाइम और कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है और चेंज होता रहता है. ठीक है जी. और जेंडर की टर्म्स को अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करें तो ये एक्चुअली में चैलेंज करेगा ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, जो कि ओपन अप करते हैं स्पेस फॉर जेंडर डाइवर्सिटी एंड पुश एक्चुअली फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड इंकल्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ द कॉलोनियल एरा इन्फ्लुएंस द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सब कॉन्टिनेंट. जो कॉलोनियल एरा था उसने वुमेन के स्टेटस को सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से अफेक्ट किया. तो जी ये जो कॉलोनियल एरा था, जो कॉलोनियलिज्म था, इसने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स डाले सोसाइटी के ऊपर. सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज किया, और ये जो चेंजेस से बहुत कॉम्प्लेक्स रहे, कॉन्ट्राडिक्टरी रहे, और एज इन ये जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया, और किस तरीके से इन्होंने अफेक्ट किया वुमेन्स को सब कॉन्टिनेंट की, वो यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है जी. कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द रोल ऑफ वुमेन. जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स था वो पोर्ट्रे कर रहा था वुमेन सब कॉन्टिनेंट को एज ए इन नीड ऑफ सिविलाइजिंग के तौर पर. ठीक है जी. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, मिशनरीज थे, उन्होंने क्या किया कि वो वुमेन्स को ऑफन उनकी कंडीशन को जो है वो कॉलोनियल रूल के लिए जस्टिफाई कर रहे थे, और उन्हें प्रेजेंट खुद को जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे एज ए प्रोटेक्टर्स और लिबरेटर्स ऑफ वुमेन के तौर पर, जो कि एलिटली मिसट्रीट किया जा रहा था जिन्हें. जैसे कि ये आप अगर जो हिंदू ट्रेडिशंस में सती था, विडोज बर्डिंग, जो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही उन्हें अलाइव बर्न कर दिया जाता था या मजबूर किया जाता था इस चीज़ के लिए, चाइल्ड मैरिजेस वगैरह. तो इन चीज़ों के लिए वो खुद को प्रोटेक्टर्स और लिबरेटर्स वुमेन्स के लिए समझ रही थी, और उन्होंने इस चीज़ के जो है वो डिस्कोर्स किया. और ये डिस्कोर्स जो है वो एक आप कॉलोनियलिज्म को एज ए रेस्क्यू मिशन के तौर पे अराइज हुआ, कि जहाँ पे वुमेंस को उन्होंने इस लिहाज से प्रोटेक्शन दी या लिबरेट किया, एज ए प्रोटेक्टर सामने आए, और वुमेंस का जो रोल था एज इन सोसाइटी में उसको उन्होंने उसकी परसेप्शन के लिए काम किया. जब कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे वो भी इनेक्ट हुए, जैसे जो एबॉलिएशन ऑफ सती था एंड द प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन. ये चीज़ें जो है उन्होंने इसके ऊपर रिफॉर्म्स बनाया, और ये जो है मोटिवेट किया कॉलोनियल इंटरेस्ट पे, जो कि और जो लोकल वुमेन की एजेंसी थी उस चीज़ को इग्नोर किया. अब ये तमाम चीज़ों ने अफेक्ट किया वुमेन के राइट्स के तौर पे. ठीक है जी. इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स. जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स से उसके ऊपर इनका अफेक्ट रहा, किस तरीके से कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो कि अफेक्ट कर रहे थे वुमेन्स को स्टेटस को, पर्टिकुलरली जो मैरिज एरिया है, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं. ये इम्पोजिशन जो ब्रिटिश लीगल कोड्स की थी, ठीक है जी, वो मार्जिनलाइज हुई और एक इंडिजिनस कस्टम या प्रैक्टिसेस के तौर पे, जिसने वुमेंस को जो है वो काफ़ी हद तक उनके जो राइट्स थे और फ्रीडम्स थे वो प्रोवाइड कर दिए. जैसे कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था और मुस्लिम पर्सनल लॉ था, उन्हें मॉडिफाई किया कॉलोनियल रूल के अंडर, और उसे अल्टर किए गए ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन इनहेरिटेंस की या प्रॉपर्टी राइट्स की थी, और उनके हुकूक भी उन्हें दिलवाए गए. एडिशनली अगर देखा जाए तो कॉलोनियलिज्म ने जो है वो अर्बनाइजेशन जो थी और कमर्शलाइजेशन थी इंडियन सोसाइटी की, उसके ऊपर काम किया और ट्रांसफॉर्म किया. जो ट्रेडिशनल रोल था वुमेन का एक फैमिली और कम्युनिटी के अंदर, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, और उसको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को जो अंडर वैल्यू थी उन केसेस को इन्होंने रेलिगेट किया. इसके साथ साथ जो फर्दर एंट्रेंच किया जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी जो कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ को फेवर कर रही थी, उन्हें थोड़ा सा इन्होंने एंट्रेंच किया. इसके रेलवेज़ के अंदर, और वुमेन को जो है वो
फॉर्मल इकोनॉमिक रोल्स के ऊपर लगा दिया। ठीक है जी, कुछ एक मिक्स कम्युनिकेशन रहा इसमें। एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स में देखा जाए तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज जो है उनका मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा वुमेंस एजुकेशन के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए स्कूल इस्टेब्लिश किए इंस्टीट्यूशंस वगैरह बॉयज़ के लिए। ठीक है जी, और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी गर्ल्स के लिए उसको उन्होंने थोड़ा लो रखा। जबकि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी 19th सेंचुरी में जो कि ईश्वर चंद्रा विद्या सागर और इसके साथ साथ बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इनके उन्होंने जो है वो एड्रेस की वुमेंस एजुकेशन को, और कुछ वुमेंस जो है उनकी एक्सेस हुई कि वो प्रॉपर स्कूलिंग की तरफ जा सकें। ठीक है जी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड वुमेन्स लेबर देखें तो कॉलोनियलिज्म जो है उसने एक्सप्लॉइट किया वुमेन लेबर को सब कॉन्टिनेंट के अंदर। काफ़ी सारी वुमेन्स जो है वो एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल्स और कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काम कर रही थी, लेकिन ये लेबर जो है वो मोस्टली अंडर वैल्यू ही रखा गया था। ठीक है जी, अब कॉलोनियल पॉलिसीज जो हैं उन्होंने इसे फेवर किया लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट और गुड्स हो रही थी कॉटन वगैरह की। उससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल वुमेन लेबर था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ और उनकी जो एक्सेस थी वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो गई। एडिशनली जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इम्पोज किए टैक्सेस रूरल पॉपुलेशन के ऊपर और वुमेंस के ऊपर, पर्टिकुलरली जो एग्रेरियन कम्युनिटीज़ थी, और उन्हें फोर्स किया गया कि वो कंट्रीब्यूट करें हाउस होल्ड सर्वाइवल्स के लिए बाय परफॉर्मिंग जो अनपेड लेबर है उसे उसके सर्वाइवल के लिए वो उसमें कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है जी, वुमेन्स रोल इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स थी उसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा। अब जो कॉलोनियल रूल के अंदर काफ़ी चैलेंजेस जो वुमेन्स को फेस करने पड़े, उसके बावजूद बहुत सी खवातीन ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो लीडर्स थे उसमें सरोजिनी नीदू हैं, बेगम हजरत महल हैं और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है जी, ये सिंबल्स हैं एज ए रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल के तौर पे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसमें जो वुमेन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स वगैरह की, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़म था उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। साथ साथ जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें कंट्रीब्यूट किया। और ये जो फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो अगर आप ये कहें कि वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के रिजल्ट में या उस टाइम के में कम्प्लीटली शेप अप हुई। ठीक है जी, और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हुई उसके दौरान ये शेप अप हुई, और वुमेन्स की जो इन्वॉल्वमेंट रही इंडिपेंडेंस मूवमेंट की उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। उनका जो रोल था उसको रिफ्रेम करने की सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, जो आगे फर्दर राइट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थी उसके अंदर। ठीक है जी, कंक्लूजन में अगर देखें हम तो जो कॉलोनियल एरिया था एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा जो स्टेटस ऑफ वुमेन था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसने काफ़ी ज़्यादा लीगल रिफॉर्म्स और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, जो पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर्स थे उसको रेनफोर्स करने में किया, जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस थी उनको मार्जिनलाइज किया, और वुमेंस का जो रोल था एक फैमिली और सोसाइटी के अंदर उसको रिडिफाइन किया। अब इन चैलेंजेस के साथ साथ वुमेंस की जो रेजिस्टेंस रही कॉलोनियल रूल के अंदर, उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर, इस चीज़ ने एक फाउंडेशन रखी, एक बुनियाद रखी उनकी फ्यूचर फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आगे स्टार्ट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों के अंदर। तो एक एज ए बेस के तौर पे कॉलोनियलिज्म ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया वुमेंस के स्टेटस के ऊपर। जी, इन क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। अब लैंग्वेज एक्चुअली में जेंडर्ड है। ठीक है जी, लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। अब ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है इस स्टेटमेंट से, आपने इसे विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लैंग्वेज इज जेंडर्ड ये किस चीज़ को रेफर कर रही है कि जिसमें लैंग्वेज एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रेनफोर्स कर रही है, परपेचुएट कर रही है जेंडर इनइक्वालिटीज़ को या स्टीरियोटाइप्स को, जिसमें लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरह की टर्म्स या प्रोनाउंस वगैरह इस टाइप के यूज़ हो रहे हैं जो कि एक टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इट्स हिज मेल और शी इज़ फीमेल। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करती हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ को और स्टीरियोटाइप्स को। लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इसमें कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं पावर डायनेमिक्स को जो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है। और जो जेंडर्ड लैंग्वेज है वो जो परसेप्शन है जेंडर रोल्स की वो और इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल को बेस किया जाए, उसके ट्रीटेड किया जाए एज ए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है जी, जेंडर लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंस की अगर बात करें तो ही एंड शी ये इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउंस एक मेल या फीमेल जेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है जी, और एल एंड एल ए ये फ्रेंच में टर्म्स यूज़ की जा सकती है की जाती हैं प्रोनाउंस के तौर पे, जो कि असाइन करते हैं जेंडर को इंडिविजुअल के तौर पे जब वो कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है जी, बहुत सी लैंग्वेजेस में जो जेंडर प्रोनाउंस हैं वो जो सब्जेक्ट जेंडर है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो रेनफोर्स करता है
बाइनरी कंसेप्ट ऑफ मेल या फीमेल को कि आइदर ही इज मेल और आइदर शी इज़ ए फीमेल, इसके अलावा और चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है जी। कुछ लैंग्वेजेस जैसे स्वीडिश है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस हैन। ठीक है जी, टू एड्रेस द इशू ऑफ जेंडर प्रोनाउन हैन का यूज़ कर देते हैं। ये एक अटेम्प्ट के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि जो कि चैलेंज कर रही है ट्रेडिशनल बाइनरी जेंडर सिस्टम को और क्रिएट कर रही है एक्चुअली में मोर इनकल्सिव लैंग्वेज। अब जेंडर नाउन्स और ऑक्यूपेशनल टर्म्स बहुत सी लैंग्वेजेस में देखा जाए तो जेंडर नाउन्स प्रोफेशंस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेटर एंड वेट्रेस, एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है जी, प्रिंस और प्रिंसेस, ये जेंडर फॉर्म्स हैं और ये डिस्टिंक्शंस रेनफोर्स करती हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को। और जो रिकॉग्निशन है विमेंस की काफ़ी फील्ड्स के अंदर, उसको लिमिट कर दिया जाता है। जब एक टर्म एक्टर यूज़ हो रही है तो ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म के तौर पे, जैसे कि डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, फायरमैन है, ठीक है जी, एक्टर के साथ एक्ट्रेस यूज़ किया जा रहा है तो जस्ट एक्टर भी हो सकता है। दीज आर एक्टर्स अदर ही इज़ अ फीमेल, मेल और फीमेल। जैसे फायरमैन है या पुलिसमैन है, ये स्टिल जेंडर्ड है अभी तक। बाकियों में तो हो रहा है लेकिन इनके अंदर क्या है, फायरमैन, पुलिसमैन एक जेंडर स्टीरियोटाइप शो कर रहा है कि इसके अंदर फीमेल्स में भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी। और वुमेंस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर अपना एक एक्ट प्ले करने के लिए। स्पेनिश और इटालियन में क्या हो रहा है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, जिसमें मैस्कुलिन या फेमिनिन फॉर्म्स हैं। ला मेसा जो फेमिनिन है फॉर टेबल के लिए और एल लिब्रो मैस्कुलिन है फॉर बुक के लिए। ये टर्म्स रेनफोर्स कर रहे हैं कि आइडिया कि जेंडर जो है वो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक्चुअली में प्रीमेट्स कर रहे हैं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को। जेंडर स्पीड एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। जेंडर स्पीच को देखें तो जिस तरीके से लोग आपस में बात करते हैं जेंडर नॉर्म्स को लेते हुए, पोलाइट फॉर्म है, टाइट क्वेश्चंस है, इजंट इट, हेड्स, आई थिंक, तो इसमें बहुत ज़्यादा टू डायरेक्ट या कॉन्फ्रेंशियल नहीं होते। जबकि मेन जो है वो जनरली एक्सपेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा असर्टिव या अथॉरिटिव मैनर के अंदर किया जा सकता है कि ख़वातीन का जो एक स्पोकिंग होगा वो थोड़ा लाइटर होगा और जो मेन का जो है वो अथॉरिटेटिव मैनर होगा। तो ये डिफरेंसेस जो है वो एवरीडे कन्वर्सेशन में भी नज़र आते हैं। और एक देखा जाए तो वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा सोशलाइज भी हैं या डिफरेंशियल भी हैं कॉन्सिलेटरी लैंग्वेज के लिए। लेकिन इस टाइप की जो सोशल कंडीशनिंग है वो एक्चुअली में रेनफोर्स करती है इम्बैलेंस को जेंडर्स के। और जो एक असर्टिव लिंक है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का, वो लैंग्वेज भी एज ए जेंडर बेस सामने नज़र आती है। जेंडर लैंग्वेज मीडिया और लिटरेचर में किस तरीके से यूज़ हो रही है, जो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हैं या डिस्क्रिप्टर्स हैं, जेंडर भी आर ब्यूटीफुल, केयरिंग, इस टाइप के वर्ड्स हैं, मदरली, ये यूज़ किए जाएंगे एक फेमिनाइन रिलेशनशिप को शो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग, ब्रिलियंट, लीडर, इस टाइप के कैरेक्टर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं ज़्यादातर एक मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह है, ठीक है जी, उसमें वुमेंस को एज ए पैसिव रोल्स के तौर पे दिखाया जा रहा है, जो होम क्लीनिंग कर रही हैं, ये चिल्ड्रन को केयर अप कर रही हैं, जबकि मैन जो है उन्हें एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट वर्कफोर्स या लीडरशिप पोजीशन में दिखाया जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में रेनफोर्स करती हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को। और जो पोटेंशियल ये है वुमेंस का इंडिविजुअल का एक ब्रेक फ्री के लिए, वो प्रिस्क्राइब होता है उनकी इस आइडेंटिटी से। जेंडर लैंग्वेज इन लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी, उसमें जो इन टर्म्स हैं जिस तरीके से मैन पावर इंस्टेड ऑफ वर्क फोर्स यूज़ किया जा सकता है, मैन काइंड इंस्टेड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑफनली डिज़ाइन हुई हैं बाय एंड फॉर मैन। और इसमें जो वुमेन के कॉन्टेक्स्ट है वो भी जेंडर बयास आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कुछ लीगल सिस्टम्स हैं जिस तरीके से मेकिंग एफर्ट्स एक्चुअली फॉर जेंडर न्यूट्रल, एग्जांपल अ टर्म यूजिंग पार्टनर इंस्टेड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड स्पाउस इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग जेंडर इन मैरिज लॉज, ठीक है जी। तो ये टर्म्स एक्चुअली में इंश्योर की जा रही हैं। जेंडर लैंग्वेज एंड कल्चर परसेप्शंस, बहुत से कल्चर्स में जो लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करती है, परपेचुएट करती है कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को जेंडर के हवाले से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो मेंस रोल है उसको एक्सपेक्ट किया जाएगा एज ए प्रोवाइडर या प्रोटेक्टर के तौर पे, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि लैंग्वेज जो डिस्क्राइब कर रही है उसको एज ए स्ट्रॉन्ग, टफ और कैपेबल के तौर पे। दूसरी तरफ वुमेन्स को एक्चुअली में डिस्क्राइब किया जा रहा है जो फ्रेजिलिटी को एम्फेसाइज कर रही है, ब्यूटी एंड इमोशनलिटी, ठीक है जी। तो ये एक इस तरह का साइकिल क्रिएट करता है जहाँ पे वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, पैसिव हों या सपोर्टिव होंगी, जबकि मेन जो है वो एक्चुअली में एक्सपेक्टेड टू एम्बॉडी ट्रेड्स दैट आर सीन एज डोमिनेट और असर्टिव। तो ये चीज़ें जो है बोथ मैन और वुमेन की जो एबिलिटी हैं कि वो फुली एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को या आउट ऑफ ट्रेडिशन जेंडर रोल्स के स्टेप आउट कर सकें,
उन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिट कर देती हैं। ठीक है जी, तो ये आइडिया कि लैंग्वेज इज जेंडर्ड एक्चुअली इम्प्लाइज दैट लैंग्वेज बोथ रिफ्लेक्ट रेनफोर्स सोसाइटल नॉर्म्स एंड जेंडर रोल्स की सोसाइटल नॉर्म्स और जेंडर रोल्स को रिफ्लेक्ट करती है। ये इससे एक इंडिविजुअल जेंडर अपने आप को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, और ये इन लैंग्वेजेस जेंडर लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने से या सोसाइटी को ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करने से काफ़ी एक इनकल्सिव और इक्वल सोसाइटी जो है वो कन्फाइंड हो सकती है। और ये शिफ्ट जो होगा मोर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की तरफ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड एक्चुअली डिसमेंटलिंग द जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स एंड biases. In question 5 we have women need to be in leadership positions to pull more women into leadership roles. In this suggestions that women need to pull each other up a useful one, or is that inappropriate preferential treatment? ठीक है जी, वुमेन्स को लीडरशिप पोजीशंस के अंदर आना चाहिए ताकि वो बाकी खवातीन को भी इस लीडरशिप रोल्स के अंदर पुल अप कर सकें। अब ये सजेशन नीड टू पुल ईच अदर अप, ठीक है जी, एक दूसरे को मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि हाथ थाम कर दूसरे को भी ऊपर खींचना, तो ये यूजफुल वन है या फिर ये एक इनअप्रोप्रिएट है, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास पुल ईच अदर अप, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वुमेन्स ऑलरेडी इन पोजीशन है या लीडरशिप रोल्स के ऊपर हैं, जिनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये चाहिए कि वो सपोर्ट करें या मेंटोर करें दूसरी खवातीन को, दूसरी वुमेन्स को, और उन्हें एनेबल करें जो ग्लास सीलिंग है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, उसको ब्रेकअप कर सकें। और ये अप्रोच जो है वो नॉट ओनली अबाउट मेंटरशिप बट अबाउट क्रिएटिंग पाथवेज फॉर वुमेन, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाने के लिए लीडरशिप के अंदर, जो कि हिस्टोरिकली एक चैलेंजिंग डोमेन रहा है वुमेन्स के लिए। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है यहाँ पर, वेदर दिस इज अ हेल्पफुल प्रैक्टिस, एक हेल्पफुल प्रैक्टिस रहेगी या फिर एक आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं, जो कि फेयरनेस या बाकी में जो राइट है जिसका इस पोजीशन के ऊपर आने का, उसके हवाले से कुछ कंसर्न्स को राइज करेगी। ठीक है जी, सपोर्टिंग द सजेशन में के हवाले से अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल जेंडर डिसएडवांटेजेस, जिस तरीके से वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, बियासेस की वजह से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन, तो अगर एक वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट करेगी, मेंटोर करेगी, उसको एडुकेट करेगी, उसे लीडरशिप का पुशअप करेगी, तो ये इंट्रेंच करेगा पावर डायनामिक्स को, और हिस्टोरिकली जिस तरीके से वुमेन्स को मार्जिनलाइज किया गया था उस चीज़ को ये ब्रेकअप करेगा। एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स थे वुमेन लीडरशिप पोजीशंस के अंदर है, वो नेविगेट करेंगी इस बैरियर्स को, और जो यूनिकली जो पोजीशन होगी आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा इन ऑब्स्टिकल्स को, और जो वुमेन हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा इन रोल्स के लिए। जो पॉलिसीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं वर्क लाइफ बैलेंस को या डिसीजन मेकिंग बॉडीज, उसके अंदर वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन भी एक होगी। मेंटोरशिप एंड रोल मॉडल्स के तौर पे जब ये खवातीन आगे बढ़ेंगी तो एज ए मेंटोर या रोल मॉडल ये बाकी वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करेंगी, उनको भी इंकरेज करेंगी परस्यू करने के लिए अपने लीडरशिप रोल्स को, और जो सेल्फ इम्पोज बैरियर्स हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड विजिबिलिटीज़, जो रिप्रेजेंटेशन है या विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी पॉसिबल और नॉर्मल लीडरशिप रोल्स के अंदर, और जो वुमेन की प्रेजेंस इन रोल्स के अंदर वो पावर डायनामिक्स को भी शिफ्ट अप करेगी, और एक मोर इनकल्सिव वर्कप्लेस कल्चर जो है वो क्रिएट अप होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें इसके अगेंस्ट, तो उसमें सबसे पहले एक जी आएगी वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, अगर ये कंसेप्शन होगा जो एक पोटेंशियल कंसर्न है प्रमोट करना वुमेन्स को लीडरशिप के ऊपर या ऑन जेंडर, तो इसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जाएगा रेदर देन मेरिट पर नहीं बल्कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पर भी जा सकता है। और जो फोकस है वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल जो कॉम्पिटेंसी है जेंडर की वो एज ए अनफेयर के तौर पे कई सर्कल्स में देखी जा सकती है। ठीक है जी, पोटेंशियल फॉर टोकनिज्म, जो ये अब इस रिस्क को बढ़ाएगा कि वुमेन्स को अगर लीडरशिप पोजीशन के अंदर प्रमोट किया जाएगा जो फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये टोकनिज्म की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पर वुमेन्स को लीडरशिप के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा लेकिन उनके अंदर एक्चुअली में रियल पावर नहीं है। मीन्स के वही सेम सिचुएशन के मेरिट बेस, अगर उस खातून के अंदर रियल पावर या इन्फ्लुएंस नहीं है वो उसको लेकिन पुल अप कर दिया गया उसके अंदर, तो ये चीज़ जो है वो ब्रॉडर कॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी को भी हार्म करेगी, और एक जो इल्यूजन है प्रोग्रेस की उसको भी पावर डायनामिक्स की उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट कर सकती है, सब्सटेंसिव रहेगा। ठीक है जी, रेनफोर्सिंग जेंडर नॉर्म्स, ये जेंडर नॉर्म्स को रेनफोर्स करेगा। फोकस बहुत ज़्यादा अगर किया जाएगा इस चीज़ के ऊपर पुलिंग ईच अदर अप, तो जो आइडिया है वुमेन्स को कि इनहेरेंटली डिफरेंट है मेन से, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को परपेचुएट करते हैं, ये
इस फोकस के बजाय कि जो डिफाइन करना है लीडरशिप के फैक्टर को, ये ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रहेगा। इसमें ये इंश्योर करेगा कि वुमेन्स जो है वो एवेल्यूएट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल और एबिलिटीज विदाउट द नीड ऑफ जेंडर्स नीड सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क डिवीजन है। जो इस नोशन को अगर फोर्सअप किया जाएगा तो जो कि लीडरशिप के अंदर हैं और जो नहीं है, ये एक कंपटीशन या सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आ जाएगा रेदर देन कॉपरेशन के बजाय कि इन्होंने जो अपने फेवरेट्स थे या फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म समथिंग, कोई भी आप इस तरह की टर्म के यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ उन्हें ही पुल अप कर लिया और जो बाकी डिजर्विंग है उन्हें नहीं किया। तो ये वुमेंस की दो कैटेगरीज के अंदर ये सारी सिचुएशन जो है वो डिवाइड अप हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मेन है उन्हें आउट ऑफ कन्वर्जेशन हो जाएंगे अबाउट इक्वालिटी, जो फर्दर एलाइनेट कर रहे हैं, जो अदरवाइज एलिस के तौर पर भी यहाँ पे काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है जी। इन कंक्लूजन जो सजेशन है वो वैल्यूएबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस अप्रोच को केयरफुली अप्रोच कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट या अप्रोच कर सकते हैं। ये वुमेन लीडरशिप को सपोर्ट करेगा, एसेंशियल है, लेकिन इसको एक ब्रॉडर एफर्ट के तौर पर, जिसे एक इक्वल प्लेइंग फील्ड के तौर पे आप ले सकते हैं, इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है रदर देन कि जस्ट फोकस ऑन पुल ईच अदर अप। और इसका जो डिसीजन है उसको प्रॉपरली देखना है, वरना ये जो जेंडर स्पेसिफिक सपोर्ट है वो एक्चुअली में डिमिनिश हो जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 6 we have a statement: for realizing in letter and spirit the ideals of a democratic welfare state, it is necessary to institute a system which fully guarantees human rights, generates conducive environment for the pragmatic use and beneficial enjoyment of human rights, and provides operative safeguards and expeditious remedy against any violation of human rights। ठीक है जी। एक स्टेटमेंट है, इसको आपने क्रिटिकली इवेल्युएट करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। ऐसे स्टेटमेंट को यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करें तो एक इस स्टेटमेंट को, जो एक आइडियल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे क्या नेसेसरी है कि जो उसका जो इंस्टीट्यूट इस तरह के सिस्टम को इंस्टीट्यूट करे जो कि फुली गारंटी करे ह्यूमन राइट्स को, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करे प्रैग्मेटिक यूज़ के लिए, और एक बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट हो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, और इसके साथ साथ प्रोवाइड करे ऑपरेटिव सेफगार्ड्स एंड एक्चुअली एक्सपेडिशियस रेमेडी हो अगेंस्ट अवॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मीन्स के एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फुली इम्प्लीमेंटेशन हो ह्यूमन राइट्स की, जहाँ पे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वो स्पेसिफिकली इंजॉय किया जा सके। तो ये एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के लिए ये आइडिया कितना ज़्यादा नेसेसरी है कि वहाँ पे इस तरह का सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है। इन इंट्रोडक्शन जो स्टेटमेंट है वो किस पे एम्फेसाइज कर रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर कर रही है कि किस तरीके से सेफगार्ड करने इंश्योर कर रही है कि जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उनकी फुल एंजॉयमेंट के लिए किस तरीके से वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, एक इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क हो जो प्रोटेक्शन करे इन राइट्स की डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के लिए। और पर्टिकुलरली ये सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो परसिस्ट कर रही है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बावजूद। ठीक है जी। गारंटिंग ह्यूमन राइट्स, अब कौन से ऐसी जो फ्रेमवर्क्स हैं वो ये गारंटीड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है पाकिस्तान का 1973 का, वो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है एज ए बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की जा रही है के बारे में कहा गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, एंड द राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है जी। लेकिन जो एक गैप है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और उनकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम और उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो स्ट्रगल तो है कि इन राइट्स को जेन्युइनली इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जेन्युइनली एक्चुअली में प्रोटेक्ट करें तमाम सिटीजन को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं जैसे कि वुमेंस का, माइनॉरिटीज़ का और पुअर का। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, एक सिग्नेटरी या न्यूमरस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हैं जिनका पाकिस्तान मेंबर है, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR। इसके साथ साथ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ा क्योंकि फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है वो इन कमिटमेंट्स को, पर्टिकुलरली जो इन रिलेशन टू राइट्स ऑफ वुमेन है या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इतने ग्रुप्स के हवाले से। जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है ह्यूमन राइट्स का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंटरवेंशंस और इनकंसिस्टेंट गवर्नेंस को देखा जाए तो ये एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स ऑफ मोस्ट ऑफनली साइड लाइन ही हैं
और जो रूल ऑफ लॉ है वो फ्रीक्वेंटली अंडरमाइन हो जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से या करप्शन या इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल एलाइट्स की मदद से, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, जो पॉवर्टी है, लिटरेसी है, लैक ऑफ एक्सेस है, हेल्थ केयर, ये तमाम चीज़ें हिंडर करती हैं ह्यूमन राइट्स की। बेसिक नीड्स हैं, अगर ये नहीं होंगी तो आप ह्यूमन राइट को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हो। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है जिसमें राइट टू हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल सर्विसेज है, ये ऑलवेजली इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं होते, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान कुछ साइट्स में फेल हो रहा है। सिविल लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स की बात करें तो पाकिस्तान एक विब्रेंट मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, रिस्ट्रिक्शंस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और असेंबली आर ऑफन इम्पोज्ड, मोस्टली अप्लाई हो जाती हैं। तो ये स्पेशली अंडर मिलिट्री रिजीम्स के ड्यूरेशन में पॉलिटिकल अनरेस्ट जब होता है तो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें काफ़ी थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, हरासमेंट्स या इम्प्रिजनमेंट वगैरह को फेस करना पड़ता है। अब इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को सेफ गार्ड्स या रेमेडीज कौन कौन सी हैं? वीक जुडिशरी, जो जुडिशरी है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है अपना रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। और पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो मोस्टली क्रिटिसाइज उसको किया जाता है बिकॉज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस या डिले ऑफ जस्टिस डिलीवरी, जैसे ऑनर किलिंग्स के केस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ये मोस्टली अनपनिश्ड ही रहते हैं या फिर इसमें जो विक्टिम की एक्सेस है वो जस्टिस की तरफ बहुत कम होती है। ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HRCP, नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन, NCSW। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है इनके पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो ये एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए अभी कुछ स्टेप्स पीछे हैं। और जो स्टेट है वो अकाउंटेबल होती है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। जेंडर बेस्ड एंड माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन, जो रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, परसिक्यूशंस उनको फेल करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग जो फोर्स कन्वर्जन्स हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वायलेंस है, लीगल फ्रेमवर्क्स जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट है ये लिमिट कर देता है इसके इम्पैक्ट को, और इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट है इन लॉज की। ठीक है जी, इन कंक्लूजन पाकिस्तान एम्फेसाइज तो करता है ये गारंटी करने के लिए कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, और लेकिन इनको इम्प्लीकेशन में पाकिस्तान को काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो पॉलिटिकल, जुडिशियल, सोशल सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड हैं ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रॉपर्ली इंश्योर किया जा सके। ठीक है जी, और एक आइडियल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की तरफ इसको मूव ऑन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द पावर एंड कंट्रोल रिलेशनशिप इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपने कमेंट करना है किसके ऊपर? पावर एंड कंट्रोल रिलेशनशिप इन जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर जो पावर और कंट्रोल रिलेशनशिप है इसको आपने यहाँ पे कमेंट करना है। GBV एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं है बल्कि डीपली रूटेड पावर देखी जाए जो कि इम्बैलेंस करता है मैन एंड वुमेन के एक स्टेटस को। पावर एंड कंट्रोल रिलेशन GBV इज एक्चुअली ऑफर स्ट्रक्चर बाय सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, ये पैट्रियार्चिकल वैल्यूज हैं जो कि एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन है जो मार्जिनलाइज कर देता है वुमेन्स को। पावर एंड कंट्रोल इन GBV पैट्रियार्चिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, एक कंट्रोलिंग स्टेटस है मैन का जो कि होल्ड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, प्राइवेट स्फीयर्स के अंदर, उनके अंदर रिसोर्स एक्सेस ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग, मोबिलिटी उनके पास ज़्यादा है। तो टिपिकली होम में जो मैन है वो सबसर्विएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन का रोल होना चाहिए, और ये कंट्रोल जो है वो रेनफोर्स कल्चर नॉर्म्स इनको रेनफोर्स करते हैं जो कि वुमेन्स को जो है वो एक रोल उनका सबसर्विएंट होता है टू मैन, उनको एक सेकंड स्टैंडर्ड पे ही रहना पड़ता है एज कम्पेयर टू मैन। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंस है मैन की वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करती है पावर इम्बैलेंस को रिलेशनशिप के अंदर। एक मेल जो है वो एज ए ब्रेड अर्नर तौर पे लिया जाता है और फीमेल उसके डिपेंडेंट के तौर पे होती है। तो मेल पार्टनर एक मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, और फीमेल जो पार्टनर है विमेन जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है अपने उस मेल पार्टनर के ऊपर, और फील करती है या जो अब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहा है या अब्यूजिव सिचुएशन चल रही है या जो वायलेंस को फेस करना पड़ रहा है उस रिलेशनशिप से खुद को निकालने में उसको इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती हैं कि क्योंकि वो अपने उस मेल पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी, सोशल नॉर्म्स एंड जेंडर रोल्स, जो सोशल नॉर्म्स है वो फोस्टर करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता है और वुमेन्स की जो रेजिस्टेंस है उसे सप्रेस कर दिया जाता है। साइकोलॉजिकल कंट्रोल एंड कंसर्न, जीबी वायलेंस में जो एक फिजिकल अब्यूज़ है उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स भी हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं वुमेन को। इसमें थ्रेट्स भी हैं, ह्यूमिलेशन है, आइसोलेशन है या कंट्रोलिंग बिहेवियर है।
ठीक है जी। और इससे उन्हें ये फील करवाया जाता है एज ए पावरलेस या डिपेंडेंट, और उन्हें ट्रैप कर लेती है ये चीज़ एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर। लीगल इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस, बहुत से केसेस के अंदर जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड जेंडर रोल्स, वो उन्हें मिरर किया जाता है एज ए लीगल या इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज टू वायलेंस। और लॉ जो प्रोटेक्ट कर रहा है वुमेन्स को इस वायलेंस से, मोस्टली वीक है, ये इनएडिक्वेटली इन्फोर्स है। और ये लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है एक्चुअली में अलाउ करती है जो अब्यूजर्स हैं कि वो अपना पावर और कंट्रोल विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसको कायम रख सकें। स्ट्रेटजीज को अगर देखा जाए पावर एंड कंट्रोल इन जीबीवी के अंदर, तो क्या है, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है जी, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जहाँ पे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके में जो पावर डायनेमिक्स है उनको ब्रेक किस तरीके से करना है। वुमेन्स को बेसिक एजुकेशन या ट्रेनिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड हो जो कि इन्हें अलाउ कर सके कि वो चूज़ कर सकें कि उन्होंने अब्यूजिव पार्टनर साथ या इस रिलेशनशिप के अंदर रहना है। उनकी जो एबिलिटी टू स्केप है वो इंक्रीज हो सके। लीगल रिफॉर्म्स इस तरीके से बनाए जाएँ जो मीन्स के प्रोफेशनल्स हों जो जेंडर सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें, और जो लीगल रिस्पॉन्स है जीबीवी का वो ऑन टाइम इम्प्लीमेंट हो सके। चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स जो स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के, वो उनको ब्रेकअप किया जाए ताकि जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं उनको शिफ्ट अप किया जा सके। जो स्कूल्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं इस परसेप्शन को जो है वो ब्रेकअप करने के लिए अबाउट पावर डायनेमिक्स ऑफ जेंडर। ठीक है जी। सपोर्ट सिस्टम ऑफ विक्टिम्स को भी सपोर्ट किया जाए। मोस्टली सोसाइटी में विक्टिम को ही जो है वो ब्लेम कर दिया जाता है, तो ये चीज़ लीगल सपोर्ट या मेडिकल केयर, सेफ स्पेसिस होंगी, वुमेन्स को शेल्टर प्रोवाइड किए जाएँ, उनको हेल्पलाइंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो इमीडिएट असिस्टेंस हो एक विक्टिम की, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करें अब एक वुमेन को जो इस जीबीवी का वो फेस कर रही है, वो अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड कर सके। इन कंक्लूजन, जो पावर कंट्रोल रिलेशनशिप्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर, वो डीपली एंट्रेंच हैं इस पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर के अंदर। इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो कि रेनफोर्स कर रहे हैं मेल डोमिनेंस को। अब इसको एड्रेस करने के लिए एक मल्टी जो है वो फेसिटेड अप्रोच रिक्वायर्ड है, जिसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं, सोशल चेंज है, एम्पावरमेंट है मैन एंड वुमेन की, जो कि रिबूस्ट करे इस सपोर्ट सिस्टम को। और सिर्फ इसको डिसमेंटल करने से ही, इस पावर इम्बैलेंस को डिसमेंटल करने से ही जो वायलेंस है वो फ्यूल अप कर रहा है, एक सेफ और एम्पावर्ड लाइव्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकती है। ठीक है जी। इन क्वेश्चन 2021 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।